देखो सबसे पहले क्या है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो बात आती है स्टैटिस्टिक में क्या होता है स्टैटिस्टिक। स्टैट का मतलब क्या होता है, डाटा इकट्ठा करना है ना, डाटा इकट्ठा करना और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना ही तो स्टैटिस्टिक है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में क्या है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने बताया था कि भाई अपनी रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके। मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए है तो तुम उस 1000 रुपए को ऐसे स्पेंड करो कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके। ठीक है, और प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, प्रॉफिट गेन कर सके, और अपना जो कंज्यूमर है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके, और सोसाइटी जो है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर प्राप्त कर सके अपने रिसोर्सेज को यूज करके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने बताया था वैसे पहले चैप्टर में। ठीक है, अब देखो हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब कौन होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, जो कंज्यूम करता है चीजों को। क्या कंज्यूमर और कस्टमर एक ही हो सकता है, हो सकता है। कंज्यूमर और कस्टमर एक ही हो सकता है। मैंने खरीदी है, मैं ही कंज्यूम कर रहा हूं, तो मैं ही कंज्यूमर हूं, मैं ही कस्टमर हूं, हो सकता है। और क्या कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं। कंज्यूमर और कस्टमर अलग अलग कैसे हो सकते हैं, अलग अलग। जैसे मान लो तुमने कोई चीज खरीदी है, यूज ये कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कंज्यूमर, ये कस्टमर हुआ, ये कंज्यूमर हुआ। खरीदने वाला कोई और है और यूज करने वाला उसको कोई और है, समझे। तो ये कहने का क्या मतलब हुआ, कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस समझ आया। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पापा बुक लेके आए, तुम यूज कर रहे हो। कस्टमर कौन है, तुम्हारे पापा, और कंज्यूमर कौन है, तुम, क्योंकि कंज्यूम कर रहे हो तुम उस बुक को, यूज कर रहे हो, है ना। समझ आई, कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस समझ आया होगा। व्हाट इज द कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या होता है, देखो इस देश में कंजप्शन कौन नहीं कर रहा गुड्स एंड सर्विसेज का, सारी दुनिया कंजप्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, समझे। तो कंजप्शन तो जानवर भी कर रहे हैं, अब कुत्ता भी बिस्कुट खाता है, कंजप्शन तो है ना, समझे, ये बात है। अब देखो कंजप्शन, हर इंसान जो है कंजप्शन में लगा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, देखो कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग, देखो यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज की एक यूटिलिटी वैल्यू होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स। जैसे मान लो मैं ये लैपटॉप लेके आया, सपोज मेरे को अच्छा लगा ये लैपटॉप लिया है मैं, ठीक है ना। अब इसकी जो वैल्यू है 1.5 लाख रुपए सपोज, क्या ये मेरे को सेटिस्फाइड कर पा रहा है उस लेवल पे, कर पा रहा है। क्या ये मेरे को उतनी यूटिलिटी दे पा रहा है, मतलब जिससे मेरे को पूरी सेटिस्फेक्शन हो मिले, हाँ मेरे को बढ़िया लग रहा है। समझे कि नहीं समझे इस बात को। तो कहने का क्या मतलब है, मतलब जो गुड्स होते हैं और सर्विसेज होती है। अब ये कैलकुलेटर है, क्या ये मेरे को सर्विसेज दे पा रहा है अच्छी, मतलब क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ कैलकुलेटर से। यस, एक बार यूज, एक बार लाओ 5-6 साल तक बढ़िया चलता है, ये बहुत बढ़िया कैलकुलेटर है। तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूं, तभी तो कंज्यूमर गुड्स खरीद रहा है मार्केट से। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है ना कहीं तभी गुड्स एंड सर्विसेज का कर रहा है, खरीद रहे हैं, समझे। नहीं तो क्यों खरीदेगा। कंजप्शन का मतलब समझ आया। कंजप्शन का मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को पूरा करने के लिए गुड्स खरीदना, यूटिलिटी को पूरा करने के लिए, समझे। यूटिलिटी क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स, मतलब इस गुड्स में कितनी ताकत है कि मेरे को सेटिस्फाइड कर सकता है। ये पेन है मान लो खरीदा आपा ने, ठीक है, तो मान लो 2500 का पेन है सपोज दैट, कितनी सेटिस्फेक्शन पावर है इसके अंदर में कि भाई ये मेरे को सेटिस्फाइड कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल नंबर्स में नापा जाता है। कार्डिनल सुना है, कार्डिनल नंबर नंबर्स में, और ऑर्डिनल यूनिट क्या होती है, रैंक्स में नापना किसी चीज को, समझे। तो ये बात है, कंजप्शन का मतलब समझ आया होगा। अच्छा, हु इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, गुड्स और सर्विसेज को बनाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बदलने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या था, जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बदलने का प्रोसेस इज ए प्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलो। व्हाट इज सेविंग। सेविंग क्या होती है, सेविंग कुछ इनकम का सेव कर लेना। जैसे मान लो तुमने 100 रुपए कमाए, तुमने 50 रुपए सेव कर लिए, 50 रुपए कंज्यूम कर लिए, समझे। अच्छा, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मान लो जो आप अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर रहे हो। अब मान लो प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा, एसेट्स खरीदेगा, स्टॉक खरीदेगा, बिजनेस बढ़ाने के लिए सारा कुछ करेगा। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। आगे चलो। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसा कमाने के लिए जो भी काम किया जा रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पता है तुमको। पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, आगे चलो।
देखो और सभी लोग जो है ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े ही हुए हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ही रहा है। कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, टीचर है, लॉयर है, इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सभी लोग कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े ही हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं जुड़ा हुआ, सभी लोग जुड़े हुए हैं। नहीं तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हुए? सभी लोगों को एंगेज तो होना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में, समझे? कोई भी काम करो मनी कंसिडरेशन के लिए पता नहीं सारी दुनिया ही कर रही है काम, समझ रहे हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार के अंदर में जो मनी कंसिडरेशन के लिए काम नहीं कर रहा। छोटे से छोटा लो, बड़े से बड़ा बंदा लो, तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आया? इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ आया? बाकी कहाँ गई टेस्ट? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझा? आगे चलो आगे चलो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती एक्टिविटी। एनजीओ चलते हैं और सब चीजें चलती हैं, है ना। स्कार्सिटी इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमी। भाई स्कार्सिटी है, किसी चीज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तभी तो इकोनॉमिक्स है, तभी तो डिसीजन मेकिंग आएगी। आपके पास कमी है तभी डिसीजन लेने की क्षमता आएगी आपके हाथ में, है ना। और वही स्टैटिस्टिक है, उसमें आप बेस्ट देखना चाहोगे अपने लिए चीज। भाई आपके पास मान लो 10,000 रुपये है, आपको 10,000 रुपये के अंदर में फोन लेके आना है, तो आप रिसोर्सेज देखोगे, पुराने फोन ढूंढोगे और सारी चीजें करोगे, बेस्ट देखने की कोशिश करोगे कि हाँ 10,000 रुपये के अंदर बढ़िया से बढ़िया चीज आ जाए अपने पास, समझे? तो ये बात है, दिस इज कॉल्ड स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी क्या पैदा करती है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ही इकोनॉमिक्स है। जो आप बेस्ट डिसीजन ले रहे हो वो इकोनॉमिक्स है, समझे? ये बात है। अब प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अपना बेस्ट डिसीजन लेगा, अपने जो पैसे है देख के लगाएगा, यूं थोड़ी है कहीं भी लगा दिए पैसे, कैसे भी लगा दिए, डूब जाएंगे पैसे, समझे? ये बात है। तो समझाया? स्कार्सिटी से क्या होता है? इकोनॉमिक बनती है। स्कार्सिटी से डिसीजन मेकिंग की पावर आती है। स्कार्सिटी जहां होगी ना, वो डिसीजन लेने की क्षमता ज्यादा होती है उस बंदे में, समझे? अब एक गरीब बच्चा होता है ना, उससे तुम कुछ भी करवा लो। एक अमीर घर का बच्चा होएगा ना, वो जल्दी से मैच्योर नहीं हो पाता, कारण है उसके पीछे, उसके सिर पे जिम्मेदारियां नहीं होती, नहीं समझे? एक अमीर घर का बच्चा होएगा ना, 17-18 साल तक भी वो बच्चों जैसा ही बिहेवियर होएगा उसका, समझे? वो मैच्योर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया मैच्योर? क्योंकि उसके सिर पे जिम्मेदारियां नहीं थी, समझे? और एक गरीब घर का बच्चा होएगा ना, एक छोटा सा, वो सड़क पे भी घूमता पा जाएगा तुमको, नॉर्मल 4-5 साल का, है ना, समझे बात को? मतलब वो ज्यादा जल्दी सीखता है चीजें, क्योंकि वो एनवायरमेंट के टच में आ जाते हैं जल्दी, और वो एनवायरमेंट के टच में आ नहीं पाते जल्दी, समझे? ये बात है। स्कार्सिटी के कारण ही तो सीख पाए वो चीजें, समझे? ये बात है। आगे चलो। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? वो जो अपने पास रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज है बहुत कम मात्रा में, और उन रिसोर्सेज को देख देख के यूज करना ही तो है ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। देखो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। वो अल्टरनेटिव यूजेस पे कैसे लगाएं रिसोर्सेज को, कहाँ कहाँ यूज करें, दिस इज कॉल्ड अवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड देयर हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और यूज हजारों है उस चीज के, तो ऐसी कौन सी जगह यूज करें कि उससे बेस्ट निकल सके अपना, है ना, अपना उससे बेस्ट आ सके, सीधी सी बात है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है हर चीज में, है ना। देखो इकोनॉमिक इज एसेंशियल दैट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट वी मस्ट कन्फर्म। देखो ओवनिंग टू फैक्ट दैट आवर मीन्स आर स्केयर, हमारे जो संसाधन है वो बहुत दुर्लभ है। इन रिलेशन टू वांट को देखते हुए, जरूरतों को देखते हुए हमारे संसाधन जो है ना बहुत ज्यादा दुर्लभ मात्रा में उपलब्ध है, इतने अवेलेबल नहीं है जितनी हमारी वांट है, जरूरतें हैं इंसान की, ठीक है। एंड दैट मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और साथ में जो वो संसाधन है ना उसके यूज है। जैसे मिल्क है, मिल्क के कितने सारे यूज है, ठीक है। पानी है, कितने यूज है ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब पानी है नहीं धरती पे इतना ज्यादा, समझे, है तो खराब पानी ज्यादा है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। कई एरियो में तो पानी की कमी होती है, जैसे राजस्थान जैसे एरियो में पानी की बहुत ज्यादा कमी है ना। हरियाणा में तो फिर भी पानी की कमी नहीं है, लेकिन वहां पे तो कमी है ना। वहां पे तो सोचते हैं लोग एक चीज को, कहीं पे भी चले जाओ राजस्थान में कड़वा पानी मिलेगा, खारा पानी मिलेगा, कड़वा बोल रहा हूँ, खारा पानी मिलेगा, नलके का पानी मिलेगा, है ना। ये बात है। जो ग्राउंड वाटर होता है उनका वो भी बहुत नीचे का लेवल जा चुका। अभी देखो 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये 3 कंपोनेंट तो होते ही होते हैं। कंजप्शन है ना, कंजप्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है,
उसके बाद में क्या है, कंजप्शन हो रहा है, इनकम जनरेशन हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, फिर से कंजप्शन हो रहा है ना, ये सब चीजें चल रही है हमारी इकोनॉमी में। ये चक्कर चलता रहेगा। ये चक्कर कैसे चलता है देखो मैं बताता हूं। पहले प्रोडक्शन हुई, इनकम जनरेशन हुई, फिर खर्चे हुए, है ना, कंजप्शन हुआ, फिर प्रोडक्शन हुआ, कंजप्शन से फिर इनके पास इनकम आई, इनकम जनरेट हुई, फिर खर्चे हुए, कंजप्शन हुआ, फिर आया प्रोडक्शन हुआ, फिर ऑर्डर आया, फिर माल तैयार किया, फिर इनकम जनरेट हुई। सभी चीजों में यही तो चल रहा है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। कंजप्शन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजप्शन? ये तीन डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज है जो कंजप्शन के अंदर में होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है। कंजप्शन होता है कि नहीं होता? चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, कंजप्शन तो होता ही है ना, कंज्यूम तो करते ही ना गुड्स और सर्विसेज को, दिस इज कॉल्ड कंजप्शन। ठीक है, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, समझे? तो ये बात है। जो मान लो तुम 1000 रुपए लेके गए हो मार्केट के अंदर में, तो तुम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहोगे ना कि भाई हम 1000 रुपए लेके गए हैं ना, तो 1000 रुपए का सामान मिले बढ़िया वाला, समझ रही है? अब कौन ये चाहेगा कि 1000 रुपए लेके जा रहा हूँ 500 का सामान ही मिले, 1000 रुपए देने पड़ जाए, अगली बार आप उस दुकान पे जाएंगे ही नहीं, समझे? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके अपने रिसोर्सिस से, वही कंजप्शन है ना, कंजप्शन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का डेली बेसिस पे सभी लोग कंजप्शन कर रहे हैं कुछ ना कुछ। प्रोडक्शन क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलना ही तो अपना प्रोडक्शन है। देखो प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स वाइल दे हैव वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत चॉइस होती है, एक माल में 70 माल होते हैं। अब एक यूनिट है ना, उसकी कई वेराइटीज होती है। मान लो तुम कोई भी चीज ले लो, उस चीज में कोई भी चीज, एक पेन भी है ना तो 500 तरह की कंपनियों के पेन आते हैं, क्या क्या रखे हैं। अब प्रोड्यूसर तो वही करेगा ना जिसमें उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके अपनी कैपिटल लगा के, वही करेगा। अब मान लो मैं शेयर का काम कर रहा हूं तो मैं वही शेयर उठाऊंगा ना जिसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट लग रहा है, सीधी सी बात है। अब मेरे को आज मैंने शेयर चूज करा कोई, आज मैंने शेयर, कल मैंने शेयर चूज करा कोई और, तो मेरे को जिसमें ज्यादा प्रॉफिट लगेगा मैं तो वही करूंगा ना, समझे? मेरे को जहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा कि भाई यहाँ अपनी कैपिटल बन सकती है, 5-6% का रिटर्न आ सकता है, 8% का रिटर्न आ सकता है, कर लो, वही बाय कर लो, समझे? ये बात होती है। प्रोडक्शन तो वही किया जाएगा ना जो प्रोड्यूसर को अच्छा लगेगा और जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकल सकता है। प्रोड्यूसर अपने जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूटिलाइज करेगा, अच्छे से लगाएगा प्रोडक्शन के काम में, ताकि वो माल बिक भी सके, है ना। अब बिकेगा ही नहीं, फायदा क्या है, पड़ा रहे, है ना। तो ये बात। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कस्टमर तक पहुंचाना, है ना। देखो देखो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ इनकम जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, देखो इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दोज हु हैव वर्कड एज देखो एजेंट ऑफ द प्रोडक्शन। भाई बहुत सारे लोग हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, और इन सब के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है माल, सभी लोग इनकम कमाते हैं। गुड्स बना तो सभी लोग इनकम कमा रहे हैं ना, चाहे सर्विसेज बन रही है कई लोग इनकम कमा रहे हैं, वहां पे लेबर काम कर रहे हैं उनको भी इनकम मिल रही है उससे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो सभी को हो रही है ना। अब फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इस फैक्ट्री में 20,000 लेबर काम करती है, उन 20,000 लेबरों का घर चलता है इस कैलकुलेटर की फैक्ट्री की वजह से, समझे? तो ये बात है। अब 20,000 गुणा में 4 कर लो, एवरेजली 4 बंदे भी मतलब एक फैमिली में होंगे तो 80,000 लोगों का घर चलता है इस कैलकुलेटर की फैक्ट्री की वजह से। इस फैक्ट्री के जमीन के मालिक को रेंट मिलता है इस कैलकुलेटर की वजह से, समझे? और जिसने उसमें कैपिटल लगाई हुई है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, समझे? मालिक जो है उसको प्रॉफिट मिलता है, सभी को कुछ ना कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स है इकोनॉमी के अंदर में। अगर ये गुड्स नहीं होता तो क्या सभी लोग कुछ ना कुछ कमा पाते? नहीं कमा पाते ना। डिस्ट्रीब्यूशन तो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये गुड्स है इकोनॉमी के अंदर में, सर्विसेज है इकोनॉमी के अंदर में। अगर गुड्स और सर्विसेज होगी ही नहीं तो क्या फायदा है? कुछ भी हो, कुछ बिक ही नहीं सकता ना, बात ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो तभी होता है ना, इनकम सभी को मिलती है कुछ ना कुछ, है ना। इस सर्कल में सभी लोग इनकम कमाते हैं प्रोडक्शन में, है ना। प्रोडक्शन करके कंजप्शन हो गया, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये चक्कर चलता रहेगा, ये इकोनॉमी का चक्कर कभी नहीं रुक सकता ये, ठीक है। तो ये बात है। अब बात आ जाती है स्टैटिस्टिक की, जो आप बुक कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक क्या होता है? देखो एक डाटा है तुम्हारा, मान लो रिजल्ट आया 10th का, उसका मतलब वो क्या है? डाटा है। डाटा है कि नहीं है? डाटा है। और उस डाटा को एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना। भाई हमारे देश के अंदर में 10th क्लास के अंदर में 20 लाख स्टूडेंट बैठे थे, एग्जांपल दे रहा हूँ। 20 लाख में से 50 बच्चों ने मतलब मान लो 1000 बच्चों ने 90% क्रॉस किए, बार ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। वो उसने इतना प्रेजेंट किया, उसने उतना, और 20% लोग फेल हुए।
समझे कि नहीं समझे? दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। एक इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन देना ही तो स्टैटिस्टिक है। अब वो डाटा कौन देखेगा 20 लाख का 20 लाख, कौन पढ़ेगा और कौन ढूंढेगा उसमें से? उस स्टैट को क्या है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में बदलना स्टैटिस्टिक है, समझे? उस स्टैट को, उस डाटा को इकट्ठा करके एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में बदल दिया, एक समरी फॉर्मेट में, जो देखते ही समझ आ जाएगी हाँ भाई ये हुआ है, इसका सार ये है। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात है, तो स्टैटिस्टिक है एक समरी फॉर्मेट में देना डाटा को, रिलायबल फॉर्मेट में देना। अब तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि 20 लाख नंबरों को तुम पढ़ोगे बैठ के, नहीं पढ़ सकते ना, बात ये है। अब देखो स्टैटिस्टिक एज ए प्लूरल नाउन। व्हाट इज प्लूरल नाउन? क्या हुआ प्लूरल नाउन? प्लूरल नाउन क्या होता है? व्हाट इज प्लूरल? बहुवचन, एक से ज्यादा। मतलब कहने का क्या, स्टैटिस्टिक में एग्रीगेट फैक्ट लिया जाता है हमेशा। स्टैटिस्टिक क्या होता है? जहां पे एग्रीगेट फैक्ट उठाया जाए, इकट्ठा फैक्ट उठाया जाता है। कभी इंडिविजुअल को स्टैटिस्टिक नहीं बोल सकते। जैसे अब मान लो राम गेट्स 500 रुपए एज ए पॉकेट अलाउंस, क्या ये स्टैटिस्टिक है? नहीं है। अब मैं बोलता हूं तुम्हारे 10th क्लास की एवरेज हाइट जो है स्टूडेंट्स की 5 फीट है, क्या ये स्टैटिस्टिक है? यस, दिस इज स्टैटिस्टिक। एग्रीगेट हो गया ना। या तो एवरेज होनी चाहिए या टोटल होना चाहिए, है ना? ये सब चीजें होनी चाहिए तभी स्टैटिस्टिक माना जाएगा प्लूरल के हिसाब से, ठीक है ना? टोटलिटी में फैक्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल फैक्ट कभी नहीं माना जाएगा स्टैटिस्टिक। इस बात को ध्यान दो। स्टैटिस्टिक एज ए प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या हुआ? बहुवचन, एक से ज्यादा, एग्रीगेट इन फैक्ट। मेरी बात को समझे? इंग्लिश में भी आता है प्लूरल नाउन और ये सब चीजें पढ़ा होगा, ठीक है? कहने का क्या मतलब है? एक से ज्यादा, एग्रीगेट फैक्ट में उठाया जाता है हमेशा स्टैटिस्टिक को। इंडिविजुअल फैक्ट में कभी स्टैटिस्टिक नहीं बोलते। अब मान ले तेरे को रोज 100 रुपए मिलते हैं कंजप्शन करने के लिए, क्या वो स्टैटिस्टिक है? नहीं है। अब एवरेजली तुम्हारी क्लास में सभी बच्चों को 100 रुपए मिलते हैं एज ए पॉकेट अलाउंस, क्या वो स्टैटिस्टिक है? यस, स्टैटिस्टिक हो गया वो, क्योंकि तुम्हारी क्लास में एवरेजली 100 रुपए सभी को मिलते हैं, ठीक है? तो एवरेज बोल दिया ना मैंने, सभी को लगभग 100 जने हो तो 100 को 100 रुपए मिलते हैं, समझे? दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। आगे चलो, देखो ये काउ हैज 4 लेग, क्या ये स्टैटिस्टिक है? नहीं है, ठीक है? अब देखो एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल्स पीपल इन इंडिया इज 6 फीट, ये है? बिल्कुल है। एग्रीगेट बोल दिया ना भाई, सभी इंडिया के अंदर में जो मेल है जो 26 साल से ऊपर के हैं उनकी एवरेज हाइट 6 फीट है, 6 फीट है एज कंपेयर टू द नेपाल। नेपाल में 5 फीट होती है लगभग, ठीक है, एवरेजली। देखो राम हैज 200 रुपए इन हिज पॉकेट, क्या ये स्टैटिस्टिक है? राम की जेब में 200 रुपए हैं। देखो बर्थ रेट, हमारे देश के अंदर में बर्थ रेट 18% है ना, पर 1000। डेथ रेट मान लो 20% है पर 1000। यूएसए के अंदर में बर्थ रेट जो है 8% है पर 1000, ठीक है? अब देखो ये स्टैटिस्टिक है, हमारे देश के अंदर में 22.1% लोग गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ठीक है ना? अब देखो ए यंग लेडी वाज रन ओवर बाय ए स्पीडिंग इन ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर। भाई अब 100 किलोमीटर दौड़ी एक लेडी, ठीक है? अब ये तो हो नहीं सकता। क्या ये स्टैट है? वैसे नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है? अब मान लो अब बोले कि भाई ये अकेला बंदा 100 किलोमीटर दौड़ रहा है, क्या स्टैट है? नहीं है, ठीक है? ओवर द पास्ट 10 ईयर्स इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस, है ना? तो ये स्टैट है, ठीक है? आज तक इंडिया ने मान लो आईपीएल की, मान लो इंडिया बोल रहा हूँ, मान लो पंजाब ने 5 ट्रॉफी जीती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ही मेरे को पता नहीं है क्या जीतता है क्या नहीं। मान लो चेन्नई ने 4 ट्रॉफी जीती है, जो भी है, ठीक है? तो ये क्या है? स्टैट है कि नहीं है? है स्टैट। मतलब उस दिन से लेके आज तक 4 या 5 ट्रॉफी जीती है चेन्नई ने, तो क्या ये स्टैट है? बिल्कुल, ठीक है? तो ये बात होती है। तो एग्रीगेट फैक्ट को स्टैट बोला जाता है, इंडिविजुअल फैक्ट को स्टैट नहीं बोला जाता प्लूरल नाउन के अंदर में बात करें तो, ठीक है? अब देखो इसकी डेफिनेशन और देखो, स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, देखो इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। भाई रिलेशन होता है ईच अदर, है ना? एग्रीगेट इन फैक्ट लिया जाता है। अब देखो एग्रीगेट फैक्ट उठाया जाता है। फीचर क्या है प्लूरल नाउन के अनुसार? प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक के क्या फीचर है, क्या विशेषता है? सबसे पहले एग्रीगेट फैक्ट उठाया जाता है, इन टोटलिटी फैक्ट उठाया जाता है ना? एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है? बात ये है, हमारे देश में सपोज दैट पॉपुलेशन जो है 22% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे है। 150 करोड़ का 22% कर लो, कितना हो गया? 150 करोड़ का 22% हो गया, लगाओ 22%, लगभग 40, मतलब 41 करोड़ लोग मतलब
कौन है जो गरीबी तबके के लोग हैं, भिखारी है बिल्कुल। 40 करोड़, 40 करोड़। क्या? आगे देखो, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, तो फिर मतलब तुम अमीर भिखारी हो क्या? आगे देखो, अब देखो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब क्या है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है ये डाटा, मतलब कहने का क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है भाई। जैसे किसी चीज को नंबर में बिग स्मॉल रिच पुअर ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, नंबर्स में एक्सप्लेन करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, प्लूरल सेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, एक चीज को घटने के ना कई कारण हो सकते हैं। अब हमारे देश के अंदर में कोरोना आया, कोरोना से 10 करोड़ जॉब गई, 10 करोड़ जॉब गई, हमारे देश के अंदर में इनकम लेवल गिरा, उससे मंदी आई हमारे देश के अंदर में, उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्राइस लेवल गिरे, है ना, डिफ्लेशन इफेक्ट आया इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है ना। शेयर्स के प्राइस भी बहुत ज्यादा गिरे थे, 800-800 रुपए के शेयर हो रखे थे, जिन्होंने उस टाइम, फिर भाई उस टाइम पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, सरवाइव कर पाना मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए, पैसे कहाँ से आएंगे, समझे, बात ये होती है। अब देखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होते हैं, एक चीज को घटने के कई कारण होते हैं, समझ रहे हो, और उससे कई कारण निकलते हैं, एक चीज से कोई चीज नहीं होती, कई कारण होते हैं, समझे, बात ये। अब पीछे टमाटर जो है खेती नहीं हुई थी, है ना, कुछ कारण से, ठीक है, टमाटर की फसल आ नहीं पाई मार्केट में, सप्लाई रुक गई, जिस चीज की सप्लाई टूट जाएगी ना उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। सप्लाई टूट गई, सप्लाई चेन टूटने से क्या हुआ, 350 रुपए किलो टमाटर बिकने लग गए, तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि सप्लाई अवेलेबल नहीं है, डिमांड, मान लो 100 लोग खड़े खरीदने वाले, टमाटर सिर्फ 10 किलो ही है ना, समझे। अब जिसकी औकात है खरीदो, सीधी सी बात है, समझे, वो तो 350 रुपए किलो बेचेंगे, समझे क्या। बाद में करते हैं बात, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया मेरे। जाते हैं ब्लैक मार्केटिंग वगैरह, वो करेंगे बात। देखो रीजनेबल एक्यूरेसी, व्हाट इज रीजनेबल एक्यूरेसी, देखो जो हमारा स्टैट है ना वो रीजनेबल एक्यूरेट होना चाहिए। देखो ए रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी कीप्ड इन व्यू व्हाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। वो डाटा की अहमियत क्या होती है वो देखना पड़ेगा। अब मेरे को बहुत ही ज्यादा डीपली इंक्वायरी करनी है किसी चीज की, तो भाई सीधी सी बात है मैं डीपली पर्सनली इंक्वायरी करूंगा जाके। एक जर्नल बात है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है, तो मैं ऐसे भी बंदे को भेज के जा यार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ला, हो सकता है ना भाई। एक इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है कि भाई मैं पर्पस किस कैसे पर्पस से इंक्वायरी इकट्ठी कर रहा हूँ, मतलब कैसे पर्पस से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, है ना। रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो मतलब अपना ऑब्जेक्टिव है ना उसके अकॉर्डिंग डाटा होना चाहिए, फालतू का डाटा नहीं होना चाहिए, समझे। म्यूचुअल, देखो म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, कंपेरेबल होना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर में 22% गरीब लोग हैं, पीछे हमारे देश में इतने परसेंट गरीब लोग थे, उससे पीछे हमारे देश में इतने परसेंट गरीब लोग, कंपेरेबल, कंपेयर कर सकते हैं, है ना, आप कंपेयर कर सकते हैं एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ, ऐसा होना चाहिए, है ना। म्यूचुअल रिलेटेड एंड कंपेरेबल, कंपेयर हो सके वो डाटा, देखो, और कंपेयर होता भी है, ठीक है ना, उसकी विशेषता है ये। देखो सच न्यूमेरिकल देखो अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, कंपेयर कर सकते हैं। अनलेस दे हैव द क्वांटिटेटिव ऑफ कंपैरिजन दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल इफ इट देखो स्टार्ट राम इज इन 40 ईयर ओल्ड, मोहन इज 5 फीट 5 नहीं हो सकता ना। सेम चीजें कंपेयर हो सकती है, हाथी और घोड़े की कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, हाथी और हाथी को एक साइड में रख सकते हो। अब तुम बोल रहे हो एक जगह हाथी की जगह 10 बकरियां, क्या कंपैरिजन है? नहीं है। कंपैरिजन करने तो सेम चीज का हो सकता है हमेशा, कॉमन चीजों का कंपैरिजन पॉसिबल है ना, कॉमन चीजों का कंपैरिजन पॉसिबल है, बिना कॉमन चीजों के कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब किसी की हाइट देख रहे हो, है ना, और किसी की एज देख रहे हो, क्या कंपैरिजन है? कोई नहीं है, सेम चीज होनी चाहिए फिर, ठीक है, बात ये है। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव होता है भाई, आप जो स्टैट बना रहे हो ना, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, उसका एक प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव होता है। मान लो मैं स्टैट इकट्ठा कर रहा हूँ, इस हार के अंदर में किस लेवल के लोग काम कर रहे हैं, किस लेवल के लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैंने कर भी रखा है स्टैट इकट्ठा। जय अगर मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, क्या मैं स्टैट इकट्ठा नहीं कर सकता? सही है, स्टैट इकट्ठा कर रखा है मैंने सारा का सारा, समझ रहे हो, कौन किस लेवल का है, कौन किस लेवल का नहीं है, सब कुछ पता है।
जिस पे हाथ रखोगे उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं मैं तुमको, समझे बात ये। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव के लिए हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं मार्केट से, ठीक है, ताकि उसको एक्सप्रेस कर सके, बता सके। अब मैं तुमको कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस चीज की, सारी चीजों की, है ना। स्टैटिस्टिक आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। any information collected without any defined objective will only be a numerical values and not statistic। वो एक numerical value है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अर्बन स्टेट मार्केट के अंदर में कितने प्राइसिंग है किसी चीज के। एवरेज प्राइस ऑफ एजुकेशन ऑफ कॉमर्स इन अवर हिसार क्या है, एवरेज प्राइस क्या है ट्यूशंस वगैरह के और सारी चीजों के। तो घूम घूम के देखना पड़ेगा ना, डाटा इकट्ठा, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं देखना चाहता हूँ एवरेज प्राइसिंग क्या है। तो क्या है, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। सर्टेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टेट को इकट्ठा करने का। यूं नहीं है यूं ही बिना फालतू में ही घूम रहे हैं, कोई पता ही नहीं, उद्देश्य ही नहीं है। कोई उद्देश्य तो होना चाहिए स्टेट इकट्ठा कर रहे हैं तो। देखो एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेट की जाती है, अब वास्ट होता है कोई इन्फॉर्मेशन का एरिया। मान लो हमको पूरा हरियाणा देखना पड़ेगा, तो आइडिया लगाया जाएगा, यूं थोड़ी है सारा का सारा चेक करूंगा जा जाके, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये बात है, मतलब एक दो सैंपल चेक करूंगा मैं और उसके बेसिस पे क्या कर दूंगा, जज कर दूंगा कि भाई हाँ यही होगा लगभग, ठीक है ना। बात ये है, अब मान लो मैं 4-5 जगह विजिट करके आया, उस 4-5 जगह विजिट में ही मैंने सभी चीजों का परिणाम दे दिया कि भाई ये चीज होगी लगभग। बात ये है, समझे बात ये। तो एस्टिमेटेड और एन्यूमरेट भी कर सकते हैं हम डाटा को। अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अपने को बहुत ज्यादा चेक करना है ना, तो ये बात है। कलेक्टेड देखो, कलेक्टेड इन एन सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करे डाटा को। स्टैटिस्टिक कलेक्ट इन एब्जर्ड मैनर्स में नहीं होना चाहिए, है ना। भाई जैसे अब कोई अनकंडीशनल चीजें हैं, जैसे मतलब जैसे कोरोना है, कोरोना के अंदर सिचुएशन अलग है, कोरोना के अंदर सिचुएशन अलग है। अब तुम वहां पे उस टाइम डाटा इकट्ठा कर रहे हो, तुम उस टाइम अर्बन स्टेट में जाके घूम रहे हो मार्केट के अंदर में, तो उस टाइम सिचुएशन अलग है। एक आप नॉर्मल सिचुएशन में जाके डाटा को इकट्ठा करो, तब माना जाएगा वो स्टैटिस्टिक। समझे कि नहीं समझे बात ये है। माना तो तब भी जा सकता है, लेकिन पर्पस दूसरा होना चाहिए ना। फिर अब मैं प्राइसिंग देखना चाहता हूँ, डिमांड देखना चाहता हूँ, तो उस टाइम डिमांड कुछ और होगी। अब नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, अब देखो जाके डिमांड कितनी है ना। कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर में एक डाटा इकट्ठा किया जाए, ठीक है। ये बात समझ आई, आगे चलो। नॉर्मल चीज है, देखो स्टैटिस्टिक इन ए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के अंदर में स्टैटिस्टिक क्या, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, यहाँ पे एक चीज की बात की जा रही हो, है ना। देखो भाई मैं अब मार्केट में मैं अकेला ही जा रहा हूँ, सिंगुलर पर्सन जा रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट के अंदर में सबसे पहले तो डाटा इकट्ठा करूंगा, उसको फिर लिखूंगा सारा का सारा, एक जगह पे इकट्ठा करूंगा सारा का सारा। उसके बाद मैं एनालाइज करूंगा, सारी चीजें करूंगा ताकि तुमको प्रेजेंट कर सकूं डाटा को, है ना। तो ये बात है। स्टैटिस्टिक में बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन, सबसे पहले कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज करना, उसके बाद इंटरप्रिएट करना, लोगों को समझाना कि ये चीज मैंने इकट्ठी करी है, इस चीज की ये रिपोर्ट है, समझे। सबसे पहले तो डाटा इकट्ठा करूंगा, नहीं तो कोई लोग मानेगा थोड़ी उस बात को, समझे। ये बात है, कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालाइज करना और इंटरप्रिएट करना, लोगों को रिजल्ट बताना उस चीज का कि भैया मेरे को ये इस चीज का इंफॉर्मेशन मिला है। समझे कि नहीं समझे, ये बात है। अब इसको डिटेल में करते हैं क्या है ये देखो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। तुम्हारा जो कि ये पहला चैप्टर है, ये तो इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है। अगला जो चैप्टर है ना वो पहला चैप्टर माना जाता है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर होगा और ये चैप्टर पहला है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऐसे यही तो सारे चैप्टर चलेंगे। अब देखो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, कलेक्शन करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। डाटा को कलेक्शन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बताऊंगा तुमको मैं, है ना। तो और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उसके कलेक्शन करने के जैसे मेथड क्या हो सकते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ, खुद जा रहा हूँ और इन्वेस्टिगेट करके डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे मेथड है, तुमको मैं इस चैप्टर में बताऊंगा सारे के सारे, ठीक है ना। अब मैंने सबसे पहले कलेक्ट किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, उस डाटा को अरेंज किया, अलग अलग डिफरेंट पार्ट में बांटा उस डाटा को, नहीं समझे। उस डिफरेंट पार्ट में कुछ उस डाटा को बांट दिया, उसके बाद प्रेजेंट किया उसको बार चार्ट बना के, पाई चार्ट बना के और सारी टेबल्स वगैरह में। उसके बाद मैं एनालाइज करा डाटा को और उसके बाद इंटरप्रिएट किया, लोगों को समझाया डाटा। देखिए समझाया नहीं आया। स्टैटिस्टिकल टूल्स है बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके माध्यम से हम ये काम करते हैं। जैसे कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स है, टूल है, हथियार है, जिससे हम डाटा को इकट्ठा करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तभी तो सब कुछ डाटा ही तो है,
डाटा से ही, डाटा के भरोसे ही तो हम सारा कुछ अंदाजा लगाते हैं, समझे, ये बात है। स्टैटिस्टिकल टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, धीरे धीरे समझ आएंगे। देखो जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा है करना है तो टूल्स है कि नहीं उसके, सेंसस मेथड है, सैंपल मेथड है कलेक्ट करने का, है ना। सेंसस मेथड क्या होता है, डिटेल में एग्जामिन करना। जैसे पॉपुलेशन कैलकुलेशन होती है, जनगणना होती है हमारे देश में, तो क्या होता है, घर घर जाके हर 10 साल में घर घर जाके गिनते हैं लोगों को, एक कागज लेके आते हैं, प्रॉपर पूरा डिटेल लिखते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग गवार है, सब लिखते हैं, समझे कि नहीं समझे, तो ये बात है। और कितने लोग पढ़े लिखे गवार है, सारे मतलब हर तरीके के लोग हैं देश में, ठीक है, ये बात है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करना है, एरेज हो गया, जैसे एरेज में, टेबल्स में, है ना, डेटा बार में, टेली बार में डाटा को डाल के ऑर्गेनाइज करना। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, है ना, टेबल्स में प्रेजेंट करना, ग्राफ्स में प्रेजेंट करना, डायग्राम्स में प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, ठीक है। एनालाइज ऑफ डाटा, एनालाइज कैसे किया जाता है किसी डाटा को, परसेंटेज में, एवरेज में, कोरिलेशन निकाल के बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कोरिलेशन का चैप्टर है अलग से, रिग्रेशन एनालिसिस है अलग से चैप्टर है ना, सभी चीजों के चैप्टर है ये, समझे। ये तुम्हारे 13 के 13 चैप्टर है ना, जो ये चैप्टरों के नाम है एक तरह से देखा जाए तो। एनालाइज भी तो किया जाता है डाटा को, परसेंटेज निकाल के एनालाइज कर रहा हूँ। अब तुम्हारे मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, अब तुम्हारा डाटा कैसे एनालाइज किया जा रहा है, परसेंटेज में, किस बच्चे के कितने परसेंट आए, किसने कितना परसेंट अचीव किया, उस बेसिस पे टॉप निकाला जाता है, टॉप 3 बच्चों के कितने नंबर आए, है ना। तो एनालाइज ही तो कर रहे हैं हम ये। सबसे पहले तो डाटा इकट्ठा किया, भाई 500 में से किस किस बच्चे के कितने कितने नंबर आए हैं, उसके बाद में प्रेजेंट किया अलग अलग, भाई 10 से 20 नंबर लाने वाले इतने बच्चे हैं, 50 से 60 लाने वाले इतने बच्चे हैं, 60 से 70 लाने वाले इतने बच्चे हैं, 80 से 85 के बीच में रैंक इतनी की है, 85 से 90 के बीच में इतने, है ना, समझे कि नहीं समझे, प्रेजेंट कर रहा हूं मैं उस डाटा को। फिर टेबल्स में बांटना डाटा को, एनालाइज करना डाटा को, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, नहीं समझे, आसान बनाना। अब वो 100 के 100 ऐसे कौन देखेगा, एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना डाटा को, वो स्टैटिस्टिक है। देखो एनालाइज करना, है ना, इंटरप्रिएट करना, देखो इंटरप्रिएट कैसे किया जाता है। इंटरप्रिएट का मतलब क्या होता है, बताना, इंटरप्रिएट करना, समझाना, जो मैंने बनाया है वो समझा रहा हूं मैं कि भाई ये चीज हुई है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, क्या डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप बन रहा है, जैसे कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, बताऊंगा चैप्टर में ये सारी चीजें, ठीक है। आगे चलो, स्कोप ये रहता है, यहां से करना है आज अपने को। देखो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, स्कोप का मतलब क्या होता है, मतलब कहां से, मतलब क्या क्या स्कोप है स्टैटिस्टिक के। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ये 3 चीजें हैं बस, उसके अलावा नहीं है कुछ भी इसके अंदर में। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, देखो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, हियर बेसिक क्वेश्चन इज वेदर स्टैटिस्टिक इज ए साइंस और आर्ट। क्या स्टैटिस्टिक साइंस है और क्या स्टैटिस्टिक आर्ट है, मतलब दोनों में से क्या है स्टैटिस्टिक। देखो देखो राइटली ऑब्जर्व दैट स्टैटिस्टिक इज बोथ, साइंस भी है आर्ट भी है। व्हाट इज साइंस, साइंस इज ए सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, है ना। साइंस क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, तो स्टैट में भी अपने रूल्स रेगुलेशन है, फॉर्मूलाज है, डाटा को इकट्ठा करने के, प्रेजेंट करने के और सारी चीजों के, है ना। इससे क्या पता चलता है, स्टैटिस्टिक इज ए साइंस, ठीक है। क्या स्टैटिस्टिक्स आर्ट है, स्टैटिस्टिक आर्ट है, यस आर्ट है, उसको प्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए, उस फॉर्मूले को लगाना भी तो आना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। देखो बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा वी आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड, है ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मच बेटर देन अदरवाइज, है ना, अदरवाइज। मतलब कहने का कि पहले मेरे को स्टैट नहीं आता था, तो पहले मैं क्या करता था, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाता था, है ना। पहले मेरे को परसेंटेज नहीं पता था कैसे करते हैं, मतलब मान लो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता पहले कैसे करते हैं। रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको हल करने की ताकत आ जाती है अगर आपको स्टैटिस्टिक आता है तो, समझे, ये बात है। परसेंटेज का पता चल जाता है, कोरिलेशन निकालने का पता चल जाता है, एनालाइज कर सकते हो आप स्टैटिस्टिक के माध्यम से, समझे, तो ये बात है। तो इससे क्या पता चलता है, स्टैट जो है साइंस और आर्ट दोनों है, साइंस एज वेल एज आर्ट बोथ है, ठीक है। साइंस क्यों है स्टैट, क्योंकि स्टैट के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपने फॉर्मूलाज हैं, अपने सारी चीजें स्टैट की। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैसे ही स्टैट के भी है अपने, ठीक है ना, बात ये है। अब देखो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिटेल में डिस्क्राइब करना, डिटेल में एक्सप्लेन करना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है। एक होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, कुछ सैंपल निकाल के उसके बेसिस पे पूरा का पूरा पॉपुलेशन को जज कर देना। मैं पॉपुलेशन किसको कह रहा हूं,
जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है, ठीक है। मान लो कोई 20 लाख पीस पड़े हैं, 5 पीस चेक करे, उसके बेसिस पे 20 के 20 लाख को जजमेंट दे दी कि भाई ये सारे ऐसे हैं लगभग, समझे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है, किसी सैंपल के बेस पे उसको कह देना, सारों को जज कर देना, दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल। देखो दिखाता हूं, देखो inferential statistic refers to all such method by which conclusion are drawn relating to the universe or population on the basis of given sample। सैंपल के थ्रू पूरी यूनिवर्स को जज कर देना ही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है। मतलब इन समरी में दिखाना किसी चीज को, एक एक चीज को चेक थोड़ी किया है मैंने, यहाँ पे क्या है, एक एक चीज को चेक करने की जरूरत है। डिस्क्रिप्टिव में सभी चीजें चेक होती है ना। अब जैसे पॉपुलेशन है, अब यूं थोड़ी है, अब पूरी गली में आए, देखा एक घर में लगभग 4 जने हैं, कितने घर है गिन लो, 1 2 3 4 10 घर है, 40 हो गए, चलो आगे। यूं थोड़ी गिनेंगे, समझे, वो तो डीपली चेक करने पड़ेंगे ना, समझे। ये बात डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है, कुछ सैंपल के बेसिस पे जज कर देना, समझे, कुछ सैंपल के बेसिस पे जज कर देना। अब तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी क्लास में आए, 2 बच्चों को उठाया, बहुत ही बेकार बच्चे थे, तुम्हारी सारी क्लास को बेकार बता दिएगा, बेकार है सारी क्लास ही, रद्दी क्लास है, समझाई। तो ये बात होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो ये बात है। और एग्जांपल दूं, चलो ठीक है। मान लो तुम्हारा टेस्ट हुआ सपोज, ठीक है, तुम्हारे टेस्ट से ये एग्जामिन हो गया कि ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, या ये होशियार स्टूडेंट है ना, समझाया। और एग्जांपल दूं 1 2, ठीक है। आगे देखो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, क्या कमी है स्टैटिस्टिक में, ये बताओ। स्टैटिस्टिक ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। स्टैट हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट का ही हो सकता है, हर चीज का स्टैट पॉसिबल नहीं है। एक ये कमी है स्टैट में, स्टैट हमेशा नंबर्स में होता है, ठीक है। अब स्टैट तो ये बता रहा है कि भाई हमारे देश के अंदर में इतने % लोग गरीब है, इतने सब है, अरे हर चीज नहीं दिखा रहा ना, समझे कि नहीं समझे। तो ये बात है। देखो स्टैट ऑफ एग्रीगेट ओनली, स्टैट जो होता है एग्रीगेट फैक्ट होता है, इंडिविजुअल फैक्ट स्टैट नहीं हो सकता, एक ये कमी है, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल इट मे बी ए स्टेटिस्टिकल फैक्ट दैट योर क्लास टीचर अर्न 50,000 रुपए पर मंथ। भाई ये स्टेटिस्टिकल फैक्ट है, क्या ये लिया जाएगा, नहीं लिया जा रहा, सिंगुलर है क्योंकि ये नहीं लिया जाएगा। देखो होमोजेनिटी ऑफ डाटा आर इसेंशियल, होमोजेनिटी होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। अब फूड ग्रेन है तो फूड ग्रेन का ही कंपैरिजन करेंगे, हाथी है तो हाथी के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। अब हाथी का तुम घोड़े के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, गधे के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, समझे, बात ये है, नहीं कर सकते ना, समझे, ये बात है। होमोजेनिटी ऑफ डाटा होना चाहिए, सेम डाटा है, सेम डाटा होएगा तभी कंपेयर हो सकता है, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेटर बिके 100 यूनिट, अब तुम ये फोन बिके 100 यूनिट, क्या कंपेयरेबल है, ये नहीं है ना। ये कैलकुलेटर बिकेंगे तभी तो कंपेयर होएगा। देखो होमोजेनिटी ऑफ डाटा आर इसेंशियल रिक्वायर्ड टू कंपेयर द डाटा, इट इज इसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, है ना। डाटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज आर काइंड कैन नॉट बी कंपेरेबल, मतलब अलग अलग क्वालिटी का डाटा जो है कंपेयर करने लायक नहीं होता है, ये भी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक की। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कैन नॉट बी कंपेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, नहीं कर सकते ना, सेम चीज होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए। हमेशा कंपेयर जो किया जाता है सेम चीज के साथ ही हो सकता है, समझे कि नहीं समझे। अलग अलग चीजों के साथ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है स्टैटिस्टिक के अंदर में। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन बेसिस ऑफ एवरेज, एवरेज बेसिस पे निकाला जाता है ना रिजल्ट। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में लगभग 22% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे है, दिस इज कॉल्ड ऑन एवरेज बेसिस पे रिजल्ट बोल रहा हूँ मैं, समझे। हमारी क्लास के अंदर में मान लो मतलब 10% लोग ऐसे हैं जो 90 अबव लेके आते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज बेसिस पे रिजल्ट बोला जा रहा है ना। देखो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट देखो मे बी प्रूव एज रॉन्ग, बिना रेफरेंस के रिजल्ट जो है रॉन्ग हो जाता है, आप अपना कंक्लूजन नहीं दे सकते कोई भी चीज। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन, देखो preciously it is necessary that the circumstances and conditions under which these conclusion have been drawn are also studies, स्टडी भी होना चाहिए, स्टडीड भी होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए उसका। आप जो बात बोल रहे हो ना उस चीज का प्रूफ होना चाहिए, वो स्टैटिस्टिक माना जाएगा। अब यूं नहीं है कि आप जो बात बोल रहे हो उसका कोई तथ्य ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है, प्रमाणिकता होनी चाहिए उस चीज की। जो मैं बात बोलता हूँ उसकी प्रमाणिकता होती है, मैं उसको प्रूफ कर सकता हूँ, समझ रहे हो। आप जो बात बोलो उसको प्रूफ करने के लायक होने चाहिए आप, समझे। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, एक ये भी कमी है स्टैटिस्टिक में,
है ना। प्रमाण बिना क्या होता है, उसको असत्य मान लिया जाता है। प्रमाण बिना क्या है, रोंग मान लिया जाता है, कंक्लूजन रोंग मान लिया जाता है बिना रेफरेंस के। ठीक है, एक ये कमी है। और क्या कमी है, देखो, कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट यूज कर सकता है टेक्निक्स को, मेथड्स को। स्टैट को कौन जानता है, एक्सपर्ट ही जानता है, जिसने स्टैट पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट टू मिसयूज भी किया जा सकता है। जैसे टेररिस्ट है, स्टैट देखेंगे, हाँ भाई इस शहर का स्टेटिस्टिक है, गूगल पे अवेलेबल है सारा कुछ, तो यहाँ पे बम प्लांट किया जा सकता है, यहाँ पे अटैक किए जा सकते हैं। होते इस तरह से है, स्टैट ही तो देखते हैं वो, इस जगह पे किस दिन सबसे ज्यादा भीड़ लगती है, उस दिन ही बम प्लांट कर दिया, उस दिन ही सब कुछ कर दिया। समझे कि नहीं समझे। कहां से आता है ये डाटा, डाटा देते हैं हमारे मिनिस्ट्री में से निकलता है सारा का सारा डाटा। सारे चोर हैं, पैसे के लिए कोई भी बिक जाता है, समझ रहे हो। तो ये बात है, कहां से, अब इंडियन आर्मी के भी लोग, कई लोग बिकाऊ होते हैं जो उनको तस्करों को अंदर आने देते हैं। ये अफीम गांजा वगैरह कहां से लाते हैं, इस्लामाबाद से आता है, बॉर्डर से, हमारे बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आता है। कैसे आ पा रहा है ये, पता है, हमारे लोग आने दे रहे हैं इनको पैसे ले लेके। मंत्री का फोन आ जाता है, भाई आने दो उनको, हमारी गाड़ी है, मत चेक करो, समझाई। और वो सारा का सारा माल हमारे देश में आके बिकता है, जहर। समझे, ये प्रॉब्लम्स है। मिसयूज होता है ना स्टैट का, स्टैट का मिसयूज करते हो आप लोग, स्टैट का मिसयूज हो रहा है हमारे देश में। ठीक है, ये बात है। बट देखो, स्टैटिस्टिक डज फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। क्या इंपॉर्टेंस है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। जैसे हमारे देश में लगभग 15% महंगाई बढ़ रही है हर साल, हमारे देश में लगभग 22% गरीबी है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर में एक्सप्रेशन दे रहा है प्रॉब्लम्स का, नंबर में बता रहा है कि ये चीज हो रही है ना। आगे देखो, इंटरसेक्टोरियल कंपैरिजन कर सकते हैं ना। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में इतना है ना, हमारे देश में इंडस्ट्री सेक्टर इतना है, हमारे देश में सर्विस सेक्टर इतना है, कंपैरिजन कर सकते हैं। सही है कि नहीं है। हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर 50% है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे देश में मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 30% है, हमारे देश में मान लो सर्विस सेक्टर 20% है। ये क्या है, कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे पास स्टैट अवेलेबल है, कंपेयर कर सकते हैं। इंटरसेक्टोरियल कंपैरिजन पॉसिबल है स्टैट के माध्यम से। अच्छा, वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और परिणाम बताने वाला होता है स्टैटिस्टिक। ये कारण हुआ, इस वजह से हमारे देश में मंदी आई, और मंदी आने की वजह से हमारे देश में नौकरियां गई, और नौकरियां जाने की वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है खत्म हो गया, उसकी वजह से एजुकेशन नहीं हो पा रही। जैसे कोरोना का एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। कारण और परिणाम दोनों बताता है स्टैटिस्टिक साथ में, मतलब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दोनों बताने वाला होता है। समझे कि नहीं समझे। आगे चलो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज ऑन द इकोनॉमिक मॉडल। अब कहां से, मैं मान लो थ्योरी बना रहा हूं, थीसिस लिख रहा हूं अपनी एज ए पीएचडी में थ्योरी लिख रहा हूं, थीसिस लिख रहा हूं। कहां से लिखूंगा अपनी थीसिस, कहां से लिखी जाएगी, डाटा से ही तो उठाऊंगा थीसिस। जो मैं थ्योरीज लिख रहा हूं, केन्स ने थ्योरी लिखी अपनी, है ना, सभी लोगों ने थ्योरी लिखी अपनी, कहां से उठाया, अब बुक बनाई किसी राइटर ने, या अपने सारा कुछ अपना लिखा उसने, कहां से उठाया, डाटा से ही तो उठाया है ना, सारा का सारा नेट से डाटा उठाया है, पढ़ा है, वहां पे नॉलेज गेन किए, फिर लिखी है ना ये चीजें। ऐसे ही थोड़ी लिख दी बिना कुछ सोचे समझे। तो ये बात है, मतलब इकोनॉमिक थ्योरीज बनती है उस डाटा के अनुसार। उस स्टैट से क्या है, उस स्टैट का ये फायदा है, स्टैट से इंफॉर्मेशन निकलती है, इंफॉर्मेशन से थ्योरीज बनती है अलग अलग। तो ये बात है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमी में अनुमान भी लगाया जा सकता है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। हमारे देश में पिछले साल 10% महंगाई बढ़ी थी, अंदाजा है कि इस साल भी शायद 10% महंगाई बढ़े, 12%, 15%। पिछले साल 7% बढ़ी थी, एवरेज बनता जा रहा है 2-2, 4-4% का, लगभग 13-14% मेरे को लगता है कि इस साल महंगाई बढ़ सकती है ना। तो ये बात है। दिस इज कॉल्ड क्या, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अनुमान लगा सकते हैं हम, कितना प्राइस लेवल बढ़ेगा, क्या होगा हमारे देश में। तो ये सारी चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है, किसकी वजह से, स्टैटिस्टिक की वजह से। समझे कि नहीं समझे, ये बात है। अब मैं ना पिछला इतिहास देख रहा हूं शेयर का, मैं तुमको आज ही बता देता हूं कि इस शेयर का प्राइस डबल होएगा और होएगा। आईआरसीटीसी का बोला था मैंने 60 रुपए बढ़ गए, 1060 रुपए का हो गया। हाँ, आज 60 का हो गया। मैंने क्या कहा था, एक साल के अंदर अंदर डबल होएगा तो होएगा, डबल से ज्यादा बेशक हो, कम नहीं होएगा। मैंने एक वो बताया था, कौन सा शेयर बताया था तुमको, हाँ, वेदांता का। कितना बड़ा पता है, 12-13 रुपए इंक्रीज किया। मैंने कहां से बताया ये, उसकी रिपोर्ट से एनालिसिस की। कहां से की है, स्टैट से, स्टैट है ना उसका,
स्टैट तो सब कुछ है, स्टैट से ही तो पता चल रहा है इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, अपर सर्किट कहाँ पे लगा है, लोअर सर्किट कहाँ पे लगा है, मिड वैल्यू कहाँ पे आई है, सारी चीज देखनी पड़ती है, तब जाके बताया जा सकता है कि भाई ये शेयर इतना ऊपर ग्रो कर सकता है, समझे, ये बात है, इतना हम उसमें कमा सकते हैं शेयर में। देखो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, सही है। इसके बाद में क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, हमारे देश की गवर्नमेंट क्या है उसके अनुसार पॉलिसीज बनाती है ना। हमारे देश की गवर्नमेंट क्या है, टैक्सेस वगैरह की जो पॉलिसीज वगैरह हैं और सारी चीजें हैं कैसे बनाती है, डाटा को देखते हुए ना। हमारे देश में जो है गरीबी जो है बढ़ती जा रही है, अब गरीबी जो बढ़ती जा रही, टैक्स के रेट बढ़ा दिए हमने, मान लो, अब क्या होएगा, गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे, है ना। टैक्स रेट, अब ये पेन चाहे मैं खरीद के लाऊं चाहे गरीब आदमी झोपड़ी वाला खरीद के लाए, बात तो बराबर होगी ना। जीएसटी तो सभी को देना पड़ेगा, जीएसटी तो सभी को देना पड़ेगा, सही है। रिग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, सभी को देना पड़ेगा। इनकम टैक्स तो चलो कोई नहीं, 7 लाख तक तो माफ है, 7 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होता है ना, नील रिटर्न फाइल होती है। लेकिन अब जीएसटी तो सबको भरना पड़ेगा ना, जीएसटी शकल देख के थोड़ी लगाया जाता है, चलो तो गरीब है छोड़ देते हैं, सारे गरीब बन जाएंगे, जीएसटी लगेगा ही नहीं देश पे, समझाई बात ये है। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, देखो ये लास्ट ही पॉइंट है, बस खत्म हो गया है चैप्टर। हाँ देखो, व्हाट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, देखो इट इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर। देखो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, क्या होता है इक्विलिब्रियम, स्थिरता आना इकोनॉमी के अंदर में। इकोनॉमी के अंदर में स्थिरता मतलब जितना डिमांड है उतना सप्लाई अवेलेबल हो जाए, तो क्या होगा, स्थिर चलता रहेगा, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। इक्विलिब्रियम पे सबसे ज्यादा बढ़िया सिचुएशन होती है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो क्या होएगा, प्राइस हाई हो जाएंगे, इन्फ्लेशन आएगी इकोनॉमी के अंदर में। सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो क्या होएगा, डिफ्लेशन आएगी, सेल में निकालना पड़ेगा सारा माल आपको, अनवांटेड स्टॉक जनरेट होंगे, माल 1000 यूनिट पड़ा है, बिक 500 ही नहीं रहा, है ना, ऐसा होगा अगर सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है तो, ठीक है ना। स्टेबल सिचुएशन सबसे बढ़िया सिचुएशन होती है। देखो व्हाट इज, देखो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इट इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस फ्रॉम द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वेयर द प्रोड्यूसर फाइंड्स दैट हिज प्रॉफिट आर मैक्सिमम और वेयर द कंज्यूमर फाइंड दैट सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमम। सभी लोग अपना सेटिस्फेक्शन देखना चाहते हैं, प्रोड्यूसर ये चाहता है कि मैंने जो पैसे लगाए मैक्सिमम प्रॉफिट मिले मेरे को, कंज्यूमर ये चाहता है कि मेरे को मैक्सिमम अपना सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। तो ये बात है, इट इज थ्रू यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के ही अपना फायदा उठा सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स वगैरह और सारी चीजें अप्लाई करके कंज्यूमर अपना फायदा उठा सकते हैं, खुद के जो रिसोर्सेज है उसका फायदा उठाया जा सकता है, और जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब मान लो असेसमेंट ऑफ डिमांड है, सपोज एग्जांपल के लिए पिछले 10 सालों के अंदर में, मतलब पहले साल में मेरी यूनिट 800 बिकी थी, उससे अगले दूसरे साल में मेरी यूनिट 1000 बिकी थी, तीसरे साल में मैं सोच रहा हूं कितना प्रोडक्शन करूं, लगभग 20% मेरी सेल बढ़ रही है हर साल, तो मैं 1200 यूनिट बनाऊंगा, अब मैं बना दूंगा 3000 यूनिट, क्या बिकेगी, नहीं बिकेगी। अब इससे क्या है, मैंने अपना एक्सपर्टाइज दिमाग लगाया स्टेटिस्टिक वाला, उससे क्या है, मेरे को पता चला 20% अपनी सेल बढ़ रही है, तो 20% ही बनाऊंगा ना ज्यादा। अब और ज्यादा बनाऊंगा तो गया, अनवांटेड स्टॉक बढ़ेंगे, सेल निकालनी पड़ेगी, अब वो माल फ्री का थोड़ी आएगा, समझे, हजारों रुपए लगते हैं उसके अंदर में, लाखों रुपए लग रहे हैं, बात समझे। तो ये बात है, मतलब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आ पाएगा उससे, क्योंकि सभी लोग समझदार हो जाएंगे स्टैट को पढ़ के तुम्हारी तरह, ठीक है। आगे चलो, ये लो फोन आया भी होगा किसी का, चलो मिलाता हूँ, नहीं तो कर ले पहले, अरे रुको बंद तो